हाँ अर्नव। यस सर। अर्नव, हाँ मैं ना एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का ना बिल्कुल तरीका बता दूंगा कि किस तरह से याद करना, किस तरह से मन में बोलना है इसको टॉपिक्स, यस सर। ताकि ना तुम्हें पढ़ना आ जाए कि किस तरह से रिवाइज करना है, ताकि नहीं तो तुम अभी 6 महीने बाद मैं बोलूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है कि नहीं याद है, तो कुछ याद नहीं रहेगा। फॉर्मुलेस के शॉर्ट नोट्स तो तुमने बनाए हुए हैं, उसको तो तुम्हें रिवाइज करना ही है वीकली, उसको तो भूलना ही नहीं है। फिर भी टॉपिक्स कैसे बोलने हैं मन में, मैं एक बार वो तरीका बताता हूँ कि कैसे बोलना है। सही है अर्नव, तुम भी यस सिर्फ सर। सुन लियो पर है। यस सर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, मैं 10-15 मिनट में ना कुछ टॉपिक में बोल के बता रहा हूँ। वेदांत एक बार देख ले, जैसे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग क्या है, डाल्टन ने डिस्कवर किया एटम्स को, है ना, लेकिन एटम के बारे में कोई डिटेल नहीं दी। समझा कि नहीं है? फिर उसके बाद यस सर। वेदांत ये दोबारा एंट्री की है। यस सर, एक बार लैपटॉप से एंट्री करूँ, एक सेकंड बस। अच्छा कुछ कुछ कर ले पेपर। यस सर, कर लिया। कर लिया ना? अच्छा अब एक बार सुन लेंगे। देखो वेदांत एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले डाल्टन आया। डाल्टन ने डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी। नहीं ना, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी कि इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अप्रोक्सीमेटली 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर आया थॉमसन, इसके बाद जे जे थॉमसन आया। थॉमसन ने इसने एटम के बारे में डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया। इसने जो डिटेल दी ना, इसको तो एटम को इसने बोला कि प्लम पुडिंग मॉडल की तरह या एक वाटरमेलन की तरह, एक वाटरमेलन की तरह मान लिया इसको। और इसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसने बोला पॉजिटिव पार्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रॉन्स को सीड्स बोल दिया। सीड्स जो थे वो नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे कोई भी आ सकता, कोई भी कहीं पे भी आ सकता सीड्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो थे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो बात भी बोली थी ना इसने, वो सब में लिमिटेशन थी। जैसे इसने बोला पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात गलत, ये इसकी लिमिटेशन आ गई। इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्टेशनरी है, सबसे बड़ी बात। जैसे सीड्स स्टेशनरी होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, ये बात भी गलत थी। और इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी गलत था। क्यों? क्योंकि बाद में जाके प्रूव हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फिक्स ऑर्बिट्स, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग था। तो ये बातें इसकी गलत हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन हाँ इसने बस एटम के बारे में कुछ डिटेल्स दे दी थी। और स्पेशली इसने जो बोल दिया कि एटम जो है न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसने बता दी। फिर थॉमसन के जो असिस्टेंट थे या इसके स्टूडेंट्स कह लो, ये जो बोहर और ये जो क्या नाम है रदरफोर्ड, ये इन्होंने आगे जाकर और डिस्कवरीज की थी। जैसे रदरफोर्ड आया अगला थॉमसन के बाद, मतलब ये 1890s के स्टार्टिंग की बात है। नाइन से ना 19 जो 20th सेंचुरी आ रही थी इसके स्टार्टिंग की बात है लगभग ये। तो रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसने क्या किया, कोई एक सोर्स ऐसा लिया जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। कोई भी एक सोर्स ऐसा ले लिया जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, जैसे पोलोनियम हो सकता है वो, या रेडियम गन के थ्रू, या रेडियम गन के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, है ना, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और वो स्ट्राइक किसको कर रहे हैं? एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को, जिसमें गोल्ड के एटम्स होंगे, बहुत ही थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड फॉइल है ना। और यहाँ से क्या निकल रहे हैं? अल्फा के पार्टिकल, ये सिलेक्ट लगा रखा है। और ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये ये स्ट्राइक करेंगे किसको? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि गोल्ड फॉइल ही हमने क्यों ली? गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड एक नोबल मेटल है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, गोल्ड मेलिएबल, बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, इसलिए इसकी थिन शीट्स बन सकती है, इसकी थिन शीट्स बन सकती है 0.6 माइक्रोमीटर तक की। और तीसरा, गोल्ड फॉइल पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। गोल्ड फॉइल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, प्रोटॉन बहुत सारे हैं, इसलिए आसानी से रिपल्शन फील करा सकता है किसी भी रेज को, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज रेज जैसे अल्फा पार्टिकल, इसको रिपल्शन फिर ये रिपल्शन फील करा सकता है। फिर आगे हमने इसको रिसीव किया था किसमें? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बना होता है ना, ये जो हमारे टीवी के अंदर भी होता है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो रेज थी, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए इस पे फील कराया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हुई थी इसके अंदर, ये चीज इसके अंदर थी। क्वेश्चन क्या बनता है कि थिन फॉइल ऑफ गोल्ड क्यों नहीं? अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए थे? अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक होता है,
तो आसानी से रिपल्शन या अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। सही है? अब इसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो तुम्हें पता ही है इसकी, बहुत सारी पार्टिकल्स क्या चले गए थे, स्ट्रेट चले गए थे। स्ट्रेट जाने का मतलब है कि 99.9% जो स्पेस है एटम्स के अंदर वो क्या होता है, खाली होता है। फिर एक रे 8000 में से 1 आउट ऑफ 8000 रेज वो डिफ्लेक्ट हो गई थी फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, और 1 इन 20,000 20,000 रेज जा रही है, और एक रे उसमें से क्या हो गई, कंप्लीटली रिवर्ट बैक कर देगी, वो कंप्लीटली रिवर्ट बैक कर। इसका मतलब और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये ऐसा माना गया था, है ना। तो ये चीज बोली, और फिर इसने बोला रेडियस और न्यूक्लियस के बारे में इसने एक रफ आइडिया दे दिया था, जो दिया जाता है आर टू आर नॉट ए की पावर 1/3 आर टू, ये सारा तुम्हें मन में बोलना है डेली, डेली यानी वीकली बोल लो ताकि तुम्हें ये याद रहे, आर टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और यहाँ पे आर नॉट जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिजिक्स में भी यूज होगा फॉर्मूला 1.33 फर्मी मीटर, 4/3 फर्मी मीटर। और ए क्या है, एक है एटॉमिक मास। जैसे एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं कि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, तो आर जो आर नॉट लगाओगे, आर नॉट की वैल्यू क्या है 1.33 फर्मी मीटर में, यानी 4/3 है, और 27 होता है इसका एटॉमिक मास, पावर 1/3, 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं, तो ये सीधा 4 फर्मी मीटर आ गया। मेरा न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास का होता है, ये पता होगा जी तुम्हें। और किसी भी एटम का रेडियस वो 10⁻10 मीटर के आसपास का होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का। ये समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? सर इसमें एक डाउट था कि मैंने एक क्वेश्चन करा था, उसमें था कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना तो इससे हर एटम की डेंसिटी सेम ही आएगी। अब वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं बता दूंगा, सही, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन वो यस सर। उसमें। हाँ वो अच्छे क्वेश्चन है काफी, ये तभी ना अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, तो किसी ने सबके लिए दे दिया था ना ऐसे ही, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है सारी वैल्यू, लेकिन आएगा क्वेश्चन तो इसी ने निकालना है। एटॉमिक मास दे दिया, बोला कि इसका न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, निकालना इसी से है, ये अच्छा यस सर। निकालना इसी से सारा। फिर जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे उसके लिए बस एक रफ आइडिया उसके लिए भी दिया गया, पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर होंगे वो क्या दिया, कैसे दिया था, साइन θ/2 पावर थीटा 1 बाय बाय 2। पावर 4 इस तरह से दिया गया है। ये समझ आ गया कि नहीं है? तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, फिर इसकी रदरफोर्ड मॉडल की डीमेरिट तो बता रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट क्या थी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगा, और अगर ऐसा होगा, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, अपनी एनर्जी कंप्लीटली लूज कर देगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी डीमेरिट थी। इसी डीमेरिट को देखते हुए बोहर आया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिवॉल्व नहीं करते, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसने फिक्स ऑर्बिट का कंसेप्ट दे दिया था, इसलिए जो इसकी रदरफोर्ड की डीमेरिट थी वो दूर हुई। और बोर भी इसी का असिस्टेंट था, थॉमसन का, है ना। तो ये वाली चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आया हमारा जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, ये कर लिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं एक साथ? कैथोड रे ट्यूब्स है। हाँ भाई, कैथोड रे ट्यूब लिया ना, जो ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब ली, और कोई भी पार्टिकल, जैसे ये ग्लास की ट्यूब ले ली मैंने, देखिए ये ग्लास की ट्यूब ले ली, ऊपर क्या लगा दिया, वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम लगा दिया, क्लोज कर दिया ऊपर से, और ये ग्लास की ट्यूब है, और अंदर हमने क्या किया, 10⁻³ 10⁻⁴ मिलीमीटर एटमॉस्फेयर का, 10⁻³ या 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर, यानी अंदर कुछ भी नहीं है, गैस रख दी यहाँ पे इसके अंदर, जैसे हीलियम गैस रख दी, हाइड्रोजन गैस रख दी, कोई भी, और इसको कनेक्ट कर दिया बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया 10,000 वोल्ट के आसपास। ये मेटल के इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, 10,000 वोल्ट है। अब हीलियम जो है ये बहुत लो प्रेशर पे और इतने हाई वोल्टेज पे, 10 किलो वोल्ट कह लो या 10,000 वोल्ट, इस वोल्टेज पे हीलियम आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जो ये दोनों एक साथ बता रहा हूँ मैं, और हीलियम प्लस आयन जो है वो किस साइड जाएगा, इधर। और ये क्या होता है, परफोरेटेड होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं,
जिसकी वजह से ये इसको क्या बोलते हैं, इन कैनाल्स के थ्रू जब ये रेज निकलेंगे, हीलियम प्लस के आयन निकलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज, कैनाल एनोड रेज। रेज और कैनाल रेज, एनोड रेज और कैनाल रेज। ये इस तरह से डिस्कवर किया था किसने, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। फिर इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसकी कि नहीं, कि यस सर, ये पढ़िए। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, दे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके सामने आएगा तो उसका शैडो कास्ट कर देंगे, इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज की हुई है। ये लाइट, लाइट क्या कहते हैं, लाइट प्रोड्यूस करेंगे जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से। और क्या था ये, कैथोड रेज तो इंडिपेंडेंट होंगे नेचर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी रिलीज कर सकता है, जैसे मैंने H2 भी लिया होता तो H2 भी टूट करके क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता। कैथोड रेज इंडिपेंडेंट किसके होंगे, सर नेचर ऑफ नेचर ऑफ गैस, गैस प्रेजेंट इन Nature of लिक्विड। gas. नेचर ऑफ गैस के, नेचर ऑफ कैथोड के इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। और इसके अलावा क्या था, ये हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, जब ये किसी भी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो मेटल हीट अप हो जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं जब ये हैवी मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं, हैवी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, मतलब कोई भी हैवी मेटल है प्लेटिनम जैसे, और इसको कैथोड रेज स्ट्राइक करेगा, अगर कैथोड रेज को स्ट्राइक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे, एक्सरेज, ये एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। तो वैसे मेटल्स को ये हीट अप कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इससे प्रूव होता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। हीट अप इसलिए होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट एनर्जी में। और किसी हैवी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी रीड करनी है यहाँ पे, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज रीड कर लेंगे, कैथोड रेज, एनोड रेज की। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बेरिलियम था, ये पूरा बताया हुआ डिटेल में इसका, 9 और 4। और जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, अल्फा पार्टिकल इसको स्ट्राइक करेंगे बेरिलियम की शीट को, बेरिलियम की शीट को जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो कार्बन तो मिलेगा 6C12, 6C12 मिलेगा, साथ में न्यूट्रॉन मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। इसकी डिटेल मैंने दे रखी है, तुम्हें ध्यान है क्या ये, Yes. यस सर, याद है। हाँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट हुई थी, कैडविक ने डिस्कवर किया था इसको 1932 में, 1932 में कैडविक ने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट क्यों हुई थी, क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को जैसे यस हमें सर। 89, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर कर लिया था, लेकिन न्यूट्रॉन हुआ 1932 में डिस्कवर हुआ था। लेट डिस्कवरी क्यों हुई थी, ये एम्स का क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये चार्जलेस होते हैं तो इनका प्रिडिक्ट करना बहुत टफ हो गया था, है ना, तो इसको प्रिडिक्ट करना टफ हो गया था, इसलिए इनकी लेट डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। तो ये याद रखना, मेन तुम्हें एक क्वेश्चन याद रखनी है कि बेरिलियम की शीट्स को जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो फिर हमारा अल्फा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस। इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ था कि न्यूट्रॉन्स कैसे, पैराफिन बैग्स वाला केस है ना, जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उसका मैंने प्रूफ दिया हुआ है, तो ये देख लेना, ये मेन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इक्वेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हमने वो क्या कहते हैं, ये करने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद मैंने बताया था तुम्हें मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, याद है कि नहीं, मिलीकेंस ऑयल Yes, ड्रॉप sir. याद है. एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसका इसका मैं ऑरली बताता हूँ थ्योरी इसकी, मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप, ये क्या क्या नाम है, वेदांत बोलता है इसको कि नहीं वैसे मन में, यस सर, इसमें mg और qe को बराबर कर देते हैं, उधर से इसका चार्ज निकलता, मास निकलता है। बोल सकता है क्या एक बार, यस सर, मैंने तो ऐसे करा था कि उसने एक एटम, मतलब एक ऐसे ऑयल का बॉक्स टाइप लिया, उसके अंदर एक्सरेज पास करी, उसके बाद एटॉमाइजर से ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया, और ऐसे एक एक्सरे को उसने बैलेंस कर दिया mg इक्वल टू QE से, और Q की वैल्यू उसने सबसे छोटा मल्टीपल डाला इलेक्ट्रॉन के चार्ज Ne के बराबर डाला, इस टाइप। हाँ, ये अर्नब तू बोलता कि नहीं ऐसे इस टाइप से कुछ हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही रखा था. कर रखा है, मतलब ये वही इसके अंदर वो एम डी इक्वल टू क्यू ई दिमाग में रखना है, मेन इक्वेशन, है ना, एम डी इक्वल टू क्यू ई। हुआ क्या था इसके अंदर, याद है ना पूरा, कि ऑयल डिस्पेंसर था इसके अंदर, है ना, ऑयल डिस्पेंसर, एक वेसल लिया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा था, जिसमें एक होल भी कर रखा था, कुछ ऐसे। और यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स है,
ऑयल डिस्पेंसर से ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे की हुई है, ऑयल ड्रॉपलेट फिर यहाँ पे ये होल इतना होता है कि इससे एक ही ऑयल का ड्रॉप नीचे आएगा, एक ही ऑयल का ड्रॉप नीचे आएगा, ये ऑयल का ड्रॉप नीचे आया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा रखा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, एक्सरे सोर्स था, एक्सरे पास की, यहाँ पे एक्सरे सोर्स है, एक्सरे पास की, जैसे ही एक्सरे पास करेंगे तो ये एक्सरे क्या करेंगे, एयर को आयनाइज कर देंगे, यहाँ जो एयर प्रेजेंट है, एयर के पार्टिकल उसको आयनाइज कर देंगे, एयर के पार्टिकल आयनाइज होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर चिपक जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर चिपक गए तो अब ये हैवी होने की वजह से नीचे गिरने लगेगा, लेकिन चार्ज पॉजिटिव ऊपर है तो इसीलिए ये इसको ऊपर खींचेगा, तो इसलिए इसका वेट जो है वो बैलेंस किससे हो जाएगा, वो किससे बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो एम जी जो क्या आ जाएगा, क्यू ई, यही है ना, यस Yes, सर। sir. ये वेट इसका इससे बैलेंस हो जाएगा, एम जी क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, तो क्यू क्या आ गया, एम जी बाई। अब ऐसे कम से कम 8-10 एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे कम से कम 8-10 एक्सपेरिमेंट किए, तो मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में चार्ज आया 2 इंटू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, दूसरे में आया 5 इंटू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, तीसरे में आया 8 इंटू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, चौथे में आया 9 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू, 10 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो एक ई कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, तो इसको मान लिया कि कम से कम, जैसे पहले ऑयल ड्रॉपलेट पे एक्सपेरिमेंट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन आए, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 9 आए, फिर 10 आए, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से तो चार्ज आएगा ही ना। यस सर। तो यहाँ से मान लिया जो Q है वो Ne के इक्वल आया होगा, N की वैल्यू वेरी कर रही है यहाँ पे, मतलब जो भी चार्ज आ रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल था, एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल था, तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू थी उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान लिया था, जो कि 1.6 into 10⁻19 कूलम या 4.8 into 10⁻10 ESU था। समझे कि नहीं है? यस सर। तो ये वाली चीज थी यहाँ पे। फिर E/M रेशियो कैसे निकाला था, सर उसके E/M लिए तो रेशियो, अलग एक्सपेरिमेंट था। पहले तो हाँ उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन बस E/M की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, E/M इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू है और E/M की वैल्यू प्रोटॉन के लिए क्या है, ये दोनों पता होने चाहिए। आज के लिए बता वेदांत, कुछ ध्यान है क्या? सर थॉमसन ने इसमें एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें क्या करा था कि सर ये वाला नहीं याद इसमें, लेकिन इसने फील्ड्स को डिफ्लेक्ट करवा के बराबर रखा था, इतना याद है। हाँ हाँ, ये बस तुमने मेन चीज पकड़ी हुई है, बहुत सही वेदांत। इसमें हमने क्या किया था कि कैथोड रेज को पास किया था, स्ट्रेट जा रही थी वो बिल्कुल, है ना, वही 10,000 वोल्ट की सप्लाई का रखी है, वैक्यूम लगा रखा है, फिर आगे जब स्ट्रेट जा रही थी ना ये कैथोड रेज, तो हमने आगे क्या कर दिया था, इसमें मैग्नेटिक लगा रखा था ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और साथ में फिर जैसे ये स्ट्रेट जा रही थी बिल्कुल, तो अगर ये कैथोड रेज पहले, जैसे मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको ले जा रहा है इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया कि ये इसको, इसके जो इसको नलीफाई, स्ट्रेट जा रही थी ना, इसको इसके फोर्स को नलीफाई कर दे और ये रेज कैथोड रेज कैसे जाए, स्ट्रेट जाए। समझा कि नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको किसी एक डायरेक्शन में ले जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया था कि इसकी जो ओरिएंटेशन डाइवर्ट हो गई है, इसकी डायरेक्शन जो चेंज हो गई है उसको नलीफाई कर दे और स्ट्रेट ले जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पता लग गया कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को किसके इक्वल कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ, कैसे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैसे दिया जाता है, सर E इंटू कैपिटल E। हाँ ई इंटू कैपिटल ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्यूवीबी यानी ईवीबी, है ना, ईवीबी, ऐसे दिया था मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन आ जाएगी। वी तो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, एक तो ये हो गया, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही क्या आता है, सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा ना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से आता है जितना मूव कर रहा है वो, एक मिनट, ये, जैसे तो mv²/r के बराबर होता है। हाँ, तो वो जो ईवीबी है वो किसके इक्वल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही क्या जाता है, वो रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ आया है, तो सर्कुलर पाथ आया वो सेंट्रीपिटल फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देंगे, तो mv²/r आ जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ रिलेशन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक वी कैंसिल हो गया, तो ये आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, हमें पता है, बी हमें पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता होगा, तो ये पता होगा, तो ई बाय एम रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, ई बाय एम रेशियो आया ई बाय एम,
ये आ जाएगा कैपिटल ई, यहाँ से क्या आ रहा है, ई बाय एम लिखा तो मैंने, ये आया वी, वी सर बाय, ई बाय आर बी स्क्वायर। हाँ ई बाय वी बाय आर भी आ गया। और यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, ऊपर से वी की, वी की वैल्यू क्या है, ई बाय बी, तो ई बाय बी स्क्वायर आर। तो ये टर्म्स हमें पता है, ये तीनों टर्म्स पता है, इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई बाय एम का रेशियो, जो कितना आएगा, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 + 19, और एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 - 31। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, सर 1.76 इंटू 10 की पावर 11। 1.76 इंटू 10⁻11 ये आ जाएगा यहाँ से। और कूलम पर केजी में आएगा, और उसका कितना आता है 9.58 प्रोटॉन के लिए। सर इंटू 10 की पावर 7 था। 9.58 इंटू 10⁻7 आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू याद सर है। उधर अपॉन में -27 जाएगा ना, तो ऊपर जाके +8 होगा, तो हाँ 7 आता है। 10⁻7 आ जाएगा, सही। ये दोनों वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए हमेशा के लिए, ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने ई बाय एम रेशियो निकाल दिया। मिलिकेंस तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिससे चार्जर इलेक्ट्रॉन बताया था, और जे थॉमसन ने क्या बताया, ई बाय एम रेशियो, ई बाय एम रेशियो। और चार्जर इलेक्ट्रॉन में पता लग गया है, तो मास इलेक्ट्रॉन इससे निकल सकता है, सही ना। यस सर। तो ये सारी डिस्कवरीज है। फिर आगे वाला जो चैप्टर अगर तू करेगा ना, ये वाला इतना पार्ट ना वेदांत, ये मन में बोलने वाला पार्ट है, सही ना, ये वाला पार्ट मन में बोलने वाला है। और इसके आगे जब तू करेगा ना, वो चीज जो तेरे को ध्यान होगा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसका, जो कार्टिजन कोऑर्डिनेट और वो पोलर कोऑर्डिनेट, वो किया हुआ कि नहीं। सर वो जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स कराए थे जो मैंने, यस सर करा। जो x टू r cos थीटा sin थीटा आया था, नहीं याद, अच्छा इलेक्ट्रॉन यस सर, यस कॉन्फ़िगरेशन याद है, याद है। एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, उसको भी चाहे तो मन में बोल सकता है, वो ध्यान है कि एक्सपेरिमेंट उसका पूरा, यस सर, थोड़ा बहुत याद नहीं है। याद। हाँ तो ऐसा ना वो एक बोलने वाला है मन में, क्योंकि वो भूल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कराया के Q1 Q2 बाय आर, के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, या इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ना, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और फिर ये आर डिस्टेंस पे आ गया, ये आर डिस्टेंस पे आ गया। अगर आर डिस्टेंस पे आ जाता है यहाँ से, तो फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें वर्क डन निकालते थे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियलिटी के टर्म्स में पोटेंशियलिटी और वर्क डन इक्वल होंगे यहाँ पे, एफ डॉट यस डी सर, आर एनर्जी करके, कन्वर्जन। एफ डॉट डी आर करके फिर इसको इंटीग्रेट करना था इनफिनिटी से आर पे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता था, के Q1 Q2 बाय आर, इसकी डेरिवेशन, है ना। और उसके बाद इसमें इसमें अभी क्या था, बोर्स के पोस्टुलेट्स, जो 5-6 पोस्टुलेट्स हैं कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पोस्टुलेट दूसरा। और वैसे तो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है, ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इनका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी भी फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, जिसे बोलते हैं क्वांटाइज वैल्यू, याद है ना क्वांटाइज वैल्यू, यस सर, याद है। mv/NH/2 पाई होगा क्वांटाइज, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा फिर बोर के पोस्टुलेट्स में, बोर के एनर्जी का फॉर्मूला है, वो तेरे को पता ही है, -2 पाई² me⁴ Z²/n²h²। सॉल्व करेंगे तीनों टर्म्स में, -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, -21.78 इंटू 10⁻90 Z²/n², इलेक्ट्रॉन ये आएगा जूल पर एटम में, और -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल में, ये वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, ये वैल्यूज आ गई। तो फिर ये वैल्यूज बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है। फिर ये बोर के यस सर। पोस्टुलेट के न्यूमेरिकल तो, हाँ बोर के पोस्टुलेट के न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करना ही करना, बोर के पोस्टुलेट के न्यूमेरिकल, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें रेडियस, वेलोसिटी, और इसमें एन की वैल्यू, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पता है, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या फर्क पड़ेगा। यस सर। तो क्या होगा इसमें, सर एन की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना इसमें, यस सर, तो नेगेटिव में बढ़ती है। नेगेटिव वैल्यू है तो उसमें एनर्जी बढ़ेगी। फिर इसके बाद मेन जो आ जाएगा, ये आने के बाद फिर वो बोर की लिमिटेशंस को
दूर करने के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगलीज कांसेप्ट ऑफ डुअल नेचर आ जाएगा। तो उसमें उसमें पता होना चाहिए वही मैथमेटिकल फॉर्म जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। इसके ऊपर मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चन आए हुए नीट में। इसकी डिटेल पता है कि नहीं आपको? यस सर पता है वो जो लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसलिए हम लाइट का नैनोमीटर कम कर देते हैं, लेकिन उसका अगर हम वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस ज्यादा आ जाएगा। ध्यान है कि नहीं है? यस सर। हाँ, ये आ जाएगा सारा, ये मेन फॉर्मूला है इसका। फिर डी ब्लॉग्स कंसेप्ट ऑफ डबल नेचर की, कोई भी पार्टिकल है उसके दो नेचर होंगे, कोई भी चीज उसके दो नेचर होंगे, वेव नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। फिर इसको प्रूव करने के लिए थॉमसन एक्सपेरिमेंट है ना, ई बाय एम रेशियो है, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। तो उसके लिए डी ब्लॉग्स जो कंसेप्ट है इसने रिलेशन दी थी लैम्डा जो एमपी वाली, जो प्रूफ करता है दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को। ये आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे हाइजेनबर्ग का ये इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉग्स का ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर सारा हुआ जाता है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स और शेप्स, वो दोनों इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में जो आता है क्वांटम नंबर शेप्स, पता है ना वेदांत? यस सर पता है। क्वांटम नंबर शेप, और उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा जो कर्व्स थे, तीनों कर्व्स याद है ना? और कौन कौन से? साई, साई स्क्वायर, और स्मॉलर वॉल्यूम में रेडियल। पहला क्या था? रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और तीसरा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। याद है तीनों कर्व्स की नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्व्स वाला, और वो भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यस सर। कर्व्स पढ़ रखे हैं कि नहीं वेदांत ढंग से? यस सर पढ़ रखे हैं। हाँ, तो वेदांत फिर यही है जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना, अगर स्टार्टिंग वाला पार्ट आ रहा है ढंग से तो वही मन में बोलने वाला है, बाकी सारा तो कंसेप्ट सेंस, वो भूलने वाला नहीं है ना। जैसे डीप लर्निंग कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़ा, थ्योरी इसकी याद रहेगी क्योंकि उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो भूल नहीं सकते उसको। और ऐसे ही ये वाले फॉर्म में जरूर कि 12.27 बाय रूट ऑफ वी नॉट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू याद है, यस सर 150 याद बाय है। रूट वी नॉट भी लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, है ना, लैम्डा की वैल्यू। फिर वेदांत को आता है, बस मैंने तरीका तो बता दिया किस तरह से बोलना है, टॉपिक जो याद करने वाले टॉपिक्स, समझा वेदांत की नहीं? यस सर यस सर। यही चीजें फोन में रिवाइज करने, और जो स्टार्टिंग के पार्ट्स है ना, अगर वो आ रहे हैं तो उनको मन में बोल ले बस। सही है वेदांत? यस सर यस सर। अच्छा, और क्या करते हैं? अर्नव तेरे को कुछ क्लियर हुआ कैसे बोलने हैं टॉपिक्स मन में? यस सर, मैं देख सुन रहा था सर। हाँ, ये सारा ना, ये अगर तू कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स पकड़ लेगा और मन में बोले, जैसे जैसे तेरा वो है ना टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें क्या बोलना है तेरे को? सब कुछ तेरे को पता होगा, बस ग्रुप 15 16 17, 15 16 17 के अंदर ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? 17 का ऑर्डर क्या है? ClFbRI। क्यों है? क्योंकि आपका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोपल्शन। 16 में क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर ऑक्सीजन लीस्ट, रीजन ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फिर नाइट्रोजन वाले ग्रुप में नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, नीचे जाने पर क्या करता था? नीचे आने पर क्या करता? फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर विथ ब्लीच नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? गेन एंथैल्पी बहुत सर ज्यादा उसकी है। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी नेगेटिव होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव बोलते हैं उसको, क्योंकि हमें कंसेप्ट यस। देखना है ना। एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसेप्ट पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। यस तो सर। इसलिए ये बोलना है। उसके बाद इसी के अंदर सेकंड पीरियड का पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, जिसमें लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज्यादा है। एस में इलेक्ट्रॉन को जाना है, उसमें पी में इलेक्ट्रॉन, बोरोन में पी में इलेक्ट्रॉन को जाना है। और ऐसे ही उसमें जो बेरिलियम में जो थर्ड पीरियड है उसमें भी जो हमारा लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ये बोलना था सारा, समझे कि नहीं है? यस। यस सर। और सर एक बार नोबल गैसेस का भी ऑर्डर बता दीजिए। नॉर्मल गैसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, यस सर उसमें सेकंड और थर्ड बराबर हो जाते हैं ना। उसमें बस हीलियम को हटा देना ना। हीलियम को एक्सेप्शन था, बाकी सब में P6 था। ये याद है? जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, ये हमारे कब तक चलते हैं? हाफ फील्ड और फुल फील्ड में मैंने क्या बताया था रीजन, याद है क्या? कुछ नहीं?
यस सर, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, तो इसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन भेजना या फिर निकालना काफी मुश्किल हो नीचे जाता है। जाके स्टेबिलिटी कम हो वो जाती तो हाँ, वो तो सही है। वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, लेकिन फोर्थ पीरियड के बाद याद आया कुछ है। नहीं? सर स्टेबिलिटी कम होती फोर्थ चली पीरियड, जाती है। हाँ फोर्थ पीरियड का बहुत अच्छे, फोर्थ पीरियड के बाद स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, सब्सटेंस में एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है? सर वो नेग्लिजिबल होता जाता है। कम हो जाता है। हाँ कम, बहुत अच्छे वेदांत। उसमें वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अब इधर उधर जा सकता है, यानी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन, और इसी वजह से आयनिक एनर्जी में वेरिएशन। जैसे मैंने बोला ना, आयनिक एनर्जी में क्या था कि नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इसमें आयनिक एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा, इधर फॉस्फोरस की ज्यादा, इधर आर्सेनिक की ज्यादा। लेकिन इसके बाद क्या होता था, फोर्थ पीरियड के बाद उल्टा हो जाता था कि नहीं? पोलैनियम का। हाँ, और इधर पोलोनियम की ज्यादा। अब हीलियम वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या बिल्कुल याद नहीं है? वेदांत देख एक बार कॉपी में। नहीं सर, याद बस है हीलियम, सबसे ज्यादा नियॉन की, फिर आर्गन क्रिप्टन के बराबर, फिर जिनॉन, फिर रेडॉन, फिर हीलियम। हाँ हीलियम की लीस्ट क्यों हुई थी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। मैंने वैल्यूज भी लिखवाई होंगी। नहीं सबसे सर, ज्यादा इसमें वैल्यूज नहीं याद, नियॉन मेरे को ऑर्डर याद है। 96, 96, 100, चलो कुछ नहीं होता, वैल्यू छोड़ दो, वैल्यू की जरूरत नहीं है। ऑर्डर क्या बताया सबसे ज्यादा किसकी है वेदांत? सर नियॉन की। हाँ फिर, सर फिर आर्गन और क्रिप्टन के बराबर। बिल्कुल सही है। 96, 96 वैल्यू, आर्गन, क्रिप्टन। यस सर, फिर जिनॉन, हाँ फिर रेडॉन, फिर हीलियम। हाँ, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, रेडॉन, हीलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेयर केस में अगर फुल मार्क्स ले लें तो तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो यही यही चीजें ऐसे ना, जो एक्सेप्शन केसेस है, एक्सेप्शनल वाले केसेस है, ये तुम्हें मन में बोलने पड़ेंगे। नहीं तो ये कुछ टाइम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे वो बोलना पड़ेगा, है ना? 4-5 एप्लीकेशन जो लिखवाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। यस। समझ गया वेदांत में? तो वो बोलना पड़ेगा। यस मैं सर। कल एक बार ना पूछ, हाँ कल मैं वेदांत एक बार पूछ लूंगा, जब वो पढ़ लेगा ना तू। मैं इसको पीरियोडिक ऑप्टिक्स को एक बार पूछ लूंगा, उसमें ही कवर कर दूंगा मैं इसको, पीरियोडिक ऑप्टिक्स को क्वेश्चन पूछ करके। यस सर। यस सर। ये भी बात। चल अब मैंने अब बता दिया ना, जैसे तो इसी तरह से फास्ट थोड़ा मन में बोल ले, बस हो जाएगा वेदांत इस तरीके से ना। यस सर। यस सर। अर्नव कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर मतलब मेरे को एक चीज पूछनी है, जैसे आपने बताया कि एक्सेप्शनल वाले केसेस पर, तो वो जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को मन में रिवाइज कर रखे हैं या फिर पूरी थ्योरी? हाँ बिल्कुल शॉर्ट, हाँ वही जो तो तूने शॉर्ट नोट बनाया हुआ ना, तो उसको अगर मन में रिवाइज कर सकता तो कर ले जरूर। उसको रिवाइज कर सकता जरूर कर ले उसको। जैसे मेंडलीफ है, मेंडलीफ का डिटेल तुम्हें मन में बोलना ही बोलना है। यस सर, समझ जो में कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट मेंडलीफ, टॉपिक्स हैं हाँ उनको तो साथ में रखना। भाई 8 ग्रुप थे, सब ग्रुप बना रखे थे, फर्स्ट से लेके 7 तक के, 2-2 ग्रुप सबके थे, है ना? यस। यस सब सर। ग्रुप बना रखे थे उसके। फिर कितने उसमें रोज थे, रोज उसके ज्यादा थे, 12 रोज थे अगर ध्यान हो तो। यस। यस सर, फिर 12 इसके रोज। अंदर, हाँ 12 रोज थे ना इसके। फिर इसके एडवांटेज, इसके डीमेरिट्स, वो सारे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, अब ये क्या है, ये ना, ये इससे क्वेश्चन आ गया ना, तो बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाए नहीं जाते कहीं पे, कम पढ़ाए जाते हैं। तो यहीं पे तुम्हारे पास एक एज होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा। तो कल मैं एक बार थोड़ा टाइम मिलता ना, तो ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा, इतना जरूर एक बार देख लेना, सही है ना? यस। यस सर। यस सर। तो वेदांत ऐसे ही करता रहे ढंग से, तू बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखियो, सब सही होगा। और तेरे साथ तो और बच्चे खींचने चाहिए कि और बच्चे भी अच्छा कर ले तेरे को देख के। सही है वेदांत? यस सर। यस सर। चल वेदांत है। यस सर, थैंक ओके यू सर, अर्नब, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, ओके अर्नब, ओके वेदांत।